आप देख रहे हैं गीतांश टीवी, नजर हर खबर पर। गीतांश टीवी की ओर से गीतांश टीवी के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम उपस्थित हैं सुश्रुत सेवा संस्थान में, जो कि कल ही गढ़वा के विभिन्न डॉक्टरों के द्वारा प्रारंभ किया गया है। इसके विषय में हम विधिवत जानकारी लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर टी पीयूष। हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि इस क्षेत्र में आप किन्हीं प्रेरणा से आए या फिर शुरुआत से ही बहुत से लोगों के यहाँ एक चलता है कि नहीं, हमारा बेटा डॉक्टर ही बनेगा या इंजीनियर ही बनेगा, तो इसी क्षेत्र में इसको पढ़ना है, पढ़ के बन गए, तो क्या रहा आपका? सभी दर्शकों को नमस्कार। बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया और ये शायद कभी भी किसी ने मुझसे नहीं किया। मेरे पिताजी जिला स्कूल चाईबासा में टीचर हुआ करते थे। उनको बच्चे भी नहीं थे, काफ़ी उम्र हो गई थी। और होता है कि जब बच्चा किसी को नहीं होता है तो वो जहाँ भी जाते हैं दर दर कुछ मांगना शुरू करते हैं। लेकिन उनके मन में एक बड़ा ये था, जब भी गए मंदिर में या किसी में ये में, उन्होंने गरीबों को देखकर कहा कि मेरा बच्चा जो होगा उन्हें मैं डॉक्टर बनाऊंगा और मैं ये गरीबों की सेवा करेंगे। ये चीज़ें थीं। और गरीबों की सेवा कैसे करेंगे, तो हमारे यहाँ फिर वो हजारीबाग 1983 में चले आए, मेरे जन्म के 2 साल बाद। हजारीबाग में एक पिताजी के मित्र भी थे और काफ़ी जनप्रिय डॉक्टर हुए, डॉक्टर N.K. दास साहब। पापा जी लोग जब उनको देखते थे तो कहते थे कि मेरा बेटा भी कभी इसी तरह का बनेगा। N.K. दास साहब, स्वर्गीय N.K. दास साहब का बड़ा योगदान रहा। उनके बारे में जो पापा से सुनता आया हूँ कि जब बाकी डॉक्टरों की फ़ीस 50-60 रुपये होती थी, डॉक्टर N.K. दास साहब की फ़ीस मात्र 20 रुपये होती थी। बाद में उन्होंने 30 किया। उससे ज़्यादा लोगों ने करने के लिए कहा भी तो उन्होंने नहीं किया। और फीस ऐसा था कि अगर आप फीस दे देते तो अच्छी बात है, और नहीं देते तो मुस्कुरा भी देते, एक तो वो भी फीस की तरह ही ले लेते थे। कहते थे कोई रिक्शा वाला गया, बोले दिखला लिया, दिखलाने के लिए कुछ नहीं था। दिखलाने के बाद बोला कि सर फीस लेकिन नहीं है। बोले चलो तुम्हारी मुस्कुराहट ही मेरी फीस है। डॉक्टर साहब MBBS थे लेकिन सर्जरी सब करते थे। सर्जरी में भी वही रहता था कि देखो जी ऐसे तो 7,000 रुपया हुआ, तब नहीं सर 7,005 है, नहीं है, एकदम नहीं है सर। अच्छा एनेस्थेटिस्ट आए हैं, 1,000 रुपया होगा, उनको दे देना, नहीं तो वो भी मैं पॉकेट से दे दूँगा। तो इन आदर्शों के साथ आया। मैं ये भी कहूँगा कि उनके जिन डॉक्टर साहब का मैंने नाम लिया, उनके 100वें भाग जैसा भी मैं कुछ नहीं कर पाया हूँ, लेकिन कहीं न कहीं मेरे मन में ये बात अवश्य रही कि कुछ ऐसा किया जाता जिससे जो लोग बहुत ज़्यादा वंचित हैं और जो सही में इतने निर्धन हैं, इतने कमज़ोर हैं आर्थिक दृष्टि से कि वो बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, लेकिन आवश्यकता उनको भी है अच्छी सेवा की, अच्छे इलाज की। तो कहीं न कहीं मेरे पास रहा कि क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं जिससे जन कल्याण हो, अच्छी सेवा मिले, फीस भी कम लगे। क्या ऐसा हो सकता है? और ऐसा नहीं है कि ये केवल हमारी कल्पना है, सरकार की भी तो यही कल्पना है। सरकार सदर हॉस्पिटल जैसे जगहों में बहुत दिनों से इसी तरह की सेवा देती आ रही है। तो मेरा प्रयास यह है, अब पिछले बार इसी तरह कोई पत्रकार महोदय आए थे, उन्होंने पूछ लिया मुझसे कि लोग कहते हैं कि सदर में बढ़िया इलाज नहीं हो पाता है, लेकिन भीड़ यहाँ बहुत है, आप इसके बारे में क्या कहेंगे? तो मैंने जो उनको उत्तर दिया था कि ये बड़ा आपेक्षिक है, रिलेटिव मतलब होता है एक की तुलना में दूसरे, वो रिलेटिव अर्थ, संबंध के अर्थ में नहीं, एक की तुलना में दूसरा। मैंने कहा कि अगर आप ये कहें कि पेशेंट ठीक होते हैं कि नहीं, तो आप देख रहे हैं इतनी लाइनें, मतलब ठीक होते हैं। और अगर आप ये कहें कि
अगर इसको अच्छी चिकित्सा मानते हैं तो ये बहुत ही अच्छी चिकित्सा हम देते हैं सदर हॉस्पिटल में। लेकिन अगर आप ये कहें, चाहे कोई मरीज ये चाहे कि मुझे कुर्सी पर बैठा कर अगर मेरे छाती में खांसी ना भी हो तब पर भी छाती में 2 बार स्टेथो लगाया जाए, 2 बार पेट को टटोला जाए, मुझे 10 मिनट समय दिया जाए, तो ये तो हम सदर में नहीं दे सकते। कारण ये है कि उसी 6 घंटे की अवधि में हम किसी दिन हम लोग 200 से 300 पेशेंट देखते हैं। तो वहाँ क्या होगा कि हम पेशेंट आएंगे, निश्चित रूप से हम लोग उनको सुनेंगे और जितने कम समय मतलब न्याय करते हुए, क्योंकि अगर एक केस को ज़्यादा समय देना, दूसरा जो उनके पीछे खड़ा है उनके साथ अन्याय हो जाता था। तो आज जो ये है, एक प्रश्न ये बन सकता है कि जब सदर रन कर रहा है तो आप ये क्या दिखावा करने चले हैं। तो मेरी जो कल्पना है, पहले तो है कि ये निर्धन वर्ग के लिए सदर से बढ़िया और प्राइवेट से कम है ना, ये चीज़ें हैं कि सदर और जो प्राइवेट है उसके बीच की एक चीज़। दूसरा ये है कि प्राइवेट या ये में बिचौलियों की बड़ी भागीदारी हो जाती है, बीच में बिचौलिए आ जाते हैं। डॉक्टर सस्ती सुविधाएं दे सकते हैं, लेकिन आपको डॉक्टर के पास जो पहुंचा रहा है, हर समय नहीं, कभी कभी जब ऑपरेशन के केसेस में, कई केसेस में, तो उसके बीच में कोई मीडिएटर चला आता है। अब उसको भी आर्थिक वहाँ से लाभ कहीं, मैं गढ़वा की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से अनजान हूँ, मैं किसी बिहार के डिस्ट्रिक्ट की बात अगर करूँ तो कहीं ना कहीं वो भी घुस आते हैं कि उनको भी लाभ चाहिए। ये जो आर्थिक लाभ बीच से ले गए, तो ये तो डॉक्टर अपने पॉकेट से नहीं देंगे, ये तो फाइनली ये जो पूरा बोझ पड़ना है, दबाव पड़ना है आर्थिक, वो उसी गरीब के ऊपर पड़ना है जो आपके पास इलाज के लिए आया है। यानी अगर एक ऑपरेशन 15,000 में हो सकता था, तो आपके जिसको आप स्वजन समझे हैं, आपके जान पहचान के समझें, वो जहाँ लेकर गए, तो वही ऑपरेशन डॉक्टर साहब भी बाध्य हो जाएंगे कि वो 22,000 में करेंगे, वो 7,000 तो उनको देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये चीज़ें मैंने सुनी किसी दोस्त से, मुझे यहाँ का एकदम अनुभव नहीं कि मैं ऑपरेशन का डॉक्टर नहीं हूँ, और मुझे ये ज़रूर लगता है कि गढ़वा कुछ मामलों में बहुत अच्छा है ना। इस तरह के बिचौलिए मुझे यहाँ डायरेक्टली मुझसे तो नहीं मिले, है ना। लेकिन कहीं ना कहीं बिचौलिया का मतलब यही नहीं होता है। बिचौलिया का मतलब यह भी होता है कि जितने हाथों से कोई चीज़ गुजरेगी उतनी उसकी कीमत बढ़ती चली जाएगी। आप अगर मुझसे डायरेक्टली कोई चीज़ क्रय करते हैं तो उसका जो दाम होगा, मैं एक दूसरे आदमी को दूंगा, दूसरा तीसरे को देगा, तीसरा चौथे को देगा, उसके दाम से कम होगा। ये होलसेल जैसा हो गया। जैसे होलसेल से कोई चीज़ लेते हैं तो बिल्कुल जितने सस्ते में मिलती है, दुकानों में उतनी सस्ती नहीं मिलती। बिल्कुल यही होलसेल का कंसेप्ट है मैडम। और यही कंसेप्ट कहीं ना कहीं ये जो आप देखते हैं, बहुत सारे मॉल हैं जो आपको सस्ता इसलिए दे पाते हैं कि वो बिचौलियों को कट करते हैं। जहाँ बनता है वहाँ से उठाकर लाते हैं ट्रांसपोर्ट और आप तक पहुँचाते हैं। ये जहाँ भी इस तरह की व्यवस्था हम रखेंगे वहाँ इस तरह के परिवर्तन पाएंगे। बंगाल में मैं जब रहता था तो वहाँ बंगाल सरकार का एक इनिशिएटिव था। देखते थे जो प्राइवेट प्रोडक्ट्स जो हमारे हैं, अभी आप अगर चाहें सस्ते में प्रोडक्ट लेना तो मॉल के अतिरिक्त आपको सीधे कैंटीन में जाना पड़ता है। कैंटीन सबके लिए सुलभ नहीं है। तो वहाँ क्या होता था कि आपने एक चीज़ खरीदना है, मान लीजिए आपको एक सर्फ खरीदना है, तो वो सरकार सीधे अपना समवायी का या कुछ नाम से वो अपना स्टोर चलता था, तो वहाँ पर ले जाकर आपको उपलब्ध करा देते थे। तो वहाँ जब जाते थे तो ऑब्वियसली आपको छूट मिल जाती थी। अभी जो बड़े बड़े मॉल हैं वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, और हम भी कहीं ना कहीं इसी सिद्धांत को लेकर आए हैं कि हम बीच में से अगर लोगों को कम करेंगे तो हम जिनको चाहिए, जिनको लाभ चाहिए, वहाँ तक सस्ते रेट में लाभ पहुँचा पाएंगे। जैसा कि आपने अभी डॉक्टर साहब से सुना कि वो किस तरीके से डॉक्टरी के क्षेत्र में आए और जनहित के कल्याण हेतु उन्होंने एक परिकल्पना गढ़ी, जिसको एक स्वरूप दिया है सुश्रुत सेवा संस्थान के तौर पर। तो आम तौर पर होता क्या है कि आजकल ये चिकित्सा को, डॉक्टरी क्षेत्र को लोग व्यापार समझने लगे हैं। जनरली पेरेंट्स बच्चों को इसलिए भी डॉक्टरी पढ़ाना चाहते हैं ताकि इसमें अच्छे से कमाई हो सके।
तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है या लोग भी मानते हैं कि भगवान के बाद अगर धरती पर उनके जितना कोई महत्व रखता है तो डॉक्टर रखता है, ऐसा लोग भी मानते हैं और कहीं ना कहीं ये सच भी है। तो एक डॉक्टर को किस मानसिकता के तौर पर डॉक्टरी पढ़नी चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए? मैं आपके अपेक्षा से बिल्कुल उल्टा उत्तर देने वाला हूँ। चिकित्सा व्यापार ही है ना, लेकिन व्यापार की भी कुछ मर्यादाएं होती हैं। चिकित्सा इसलिए व्यापार है क्योंकि चिकित्सक एक व्यक्ति है, हाड़ मांस का बना हुआ एक मनुष्य है, उसकी भी आवश्यकताएं हैं, उनकी भी दैनिक आवश्यकताएं हैं, आर्थिक आवश्यकताएं हैं। तो व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय को अगर हम बाकी व्यवसाय भी हैं, विद्यालय भी तो एक व्यवसाय है, शिक्षण भी व्यवसाय है, लेकिन शिक्षण को भी जो आप देते हैं, एक शिक्षक पैसे लेकर ही आपको जो शिक्षा देता है, उस शिक्षक को क्या आप जीवन भर भूल पाते हैं? नहीं भूल पाते हैं। तो पहली बात ये है। दूसरा आपका प्रश्न मैं भूल रहा हूँ, क्या आपने कहा? मतलब मेरे पूछने का सिर्फ ये तात्पर्य था कि मूल रूप से आज के समय में लोग डॉक्टरी के क्षेत्र में इसलिए भी ज़्यादा जाना चाहते हैं क्योंकि इसमें बहुत पैसा है, और मूल भाव जो है कि हम भी कमाएं और जो हमारे पास आ रहा है वो भी संतुष्ट होके जाए। तो ये भावना कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं। उनका मूल रहता है कि कैसे प्राप्त करें। तो आपको क्या लगता है एक डॉक्टर को कैसे बिहेव करना चाहिए अपने मरीजों के साथ? मैं फिर इसको थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ। देखिए, विद्या च अर्थ करी, चार्थ करी, है ना। यानी विद्या तो वैसी होनी चाहिए जिससे अर्थ आता हो, जिससे आर्थिक लाभ भी आपको होता हो। अब आप डॉक्टर जो बनाना चाहते हैं, मैं अपने बच्चे को शिक्षक बनाना चाहता हूँ डॉक्टर होते हुए। मैंने अपने पापा को शिक्षक देखा है और देखा है कि शिक्षक क्या होता है ना। इस पर फिर बात मैं कर लूँगा। तो मेरे सामने ही एक फार्मासिस्ट साहब बैठे हुए थे, उन्होंने बड़ी मुझे अपमानित किया कि लोग ऊपर जाने का सोचते हैं, आप नीचे जाने का सोचते हैं। सोच यह है कि हाल में ही IMA का एक प्रोग्राम हुआ था, उसमें जो डॉक्टर साहब आए थे बड़े ही प्रसिद्ध डॉक्टर थे और बहुत जानकार थे, डॉक्टर संतोष थे। उन्होंने कहा कि चिकित्सा दुनिया का दूसरा सबसे अच्छा पेशा है, सबसे रिस्पेक्ट पाने वाला पेशा है, प्रथम लेकिन शिक्षण ही है ना। तो आप जानते हैं कि शिक्षक को भी धन की जरूरत है। हाँ। किसी भी चीज़ को हम इतना आदर्श न बना दें कि उसके मूल उद्देश्य को न समझें। जैसे कि अब एकदम इतर बात मैं करता हूँ कि कभी कभी आप सोचते हैं कि एक बाबा होते हैं, उनके बहुत सारे शिष्य होते हैं, बाद में पता चलता है वो बाबा जो है सो थोड़ा सा चारित्रिक रूप से ढीले निकल गए। आप बाबा से वैसा एक्सपेक्टेशन क्यों करते हैं? वो भी तो मनुष्य है बेचारा, है ना। इसी प्रकार आप डॉक्टर से भी अच्छी सर्विसेज का ये रखें, लेकिन यह ना सोचें कि डॉक्टर अपनी ना कमाए, है ना। अगर वो आपको सरकारी में भी सेवा दे रहा है तो वो भी फ्री नहीं है, फ्री सरकार ने कर रखा है, डॉक्टर तो सरकार से पैसे ले रहा है ना, है ना। अच्छा, अब जहाँ तक भगवान की बात कही आपने, डॉक्टर को भगवान कहा जाना उसका क्या परिप्रेक्ष्य है, इसको हमको देखना होगा। भगवान के बारे में लोग मानते हैं कि जीवन भगवान देता है, और आपको पता है कि जीवन वही वापस ले भी सकता है, क्योंकि आप भगवान के मर्जी के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता, फिर आपके जीवन कौन छीन सकता है। लेकिन जब भगवान आपके जीवन छीन रहा होता है, तब उनके हाथ को पकड़कर कोई वापस आपके जीवन को लाकर आप में स्थापित करने की क्षमता रखता है, तो वो डॉक्टर ही है। इस मायने में डॉक्टर भगवान के बराबर माना गया था और माना जाता है, माना जाना चाहिए। कब डॉक्टर को भगवान नहीं मानना है? प्रभु जो है माने जाते हैं कि वो उनके पास हर कुछ है, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। डॉक्टर के पास सब कुछ नहीं है, उनको आपसे फीस लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। तब मुझे जो लगता है कि चूंकि आपने मुझे भगवान बना दिया है, कहीं ना कहीं मेरे हृदय में
यह भावना जरूर हो कि अगर आपके पास कुछ नहीं है तो मैं इतना विस्तृत हृदय का हूँ कि आपको के पास कुछ न होने पर भी मैं आपको वो मार्ग दिखा सकूं, वह आपको उपचार दे सकूं कि आपके जीवन बच सके। आप अगर मेरा हॉस्पिटल बहुत महंगा है, मैं जानता हूं आप उतना नहीं दे पाएंगे, तो मैं इतना कर दूं कि मैं आपके सांसों को स्थिर कर दूं, आपके हृदय को स्थिर कर दूं। मैं यह बता सकूं कि आप सदर जाइए, आप वहाँ से रिम्स रांची निकल सकते हैं, वहाँ इलाज हो जाएगा। यह तो हम कर सकते हैं। इतने भगवान हम बने, छोटे वाले भगवान, ये मैं चाहूँगा। ये बहुत अच्छा जवाब इन्होंने दिया कि अगर हमें भगवान माना गया है तो कई मायनों में हम भगवान हैं, लेकिन हम भी इंसान ही हैं। जन्म से भगवान नहीं, हमें माना गया है, हम भगवान है नहीं। और हमें भी आवश्यकताएं हैं, तो आवश्यकताएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए हमें तो अर्थ चाहिए ही चाहिए। लेकिन हम डॉक्टरों का ये कर्तव्य बने कि जब हमारे पास मरीज़ आए और वो हमारे यहाँ इलाज नहीं करवा सकता तो हम उसको अगली जगह का पता बताएं, ना कि अपने ही जगह रखने के लिए उसको बाध्य करें। तो मनुष्य और डॉक्टर के बीच ये चीज़ होनी चाहिए, ये दोनों को समझना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात इन्होंने बताई है।